हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। सो एज अ रिवीजन वीडियो मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 22 से 30 तारीख तक के बीच में जितना भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे इस वीडियो का इंपॉर्टेंस कि आप देखना चाहते हैं कि नहीं। जैसे माउंट रुआंग के बारे में हम जानेंगे, प्लस एक एनवायरनमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे पुलिकट वेटलैंड्स न्यूज में थे। थार डेजर्ट क्यों ग्रीनर होते जा रहे हैं, इसके बारे में आया था। यांगली फेस्टिवल के बारे में हम जानेंगे, प्रिपेयर्ड रिवर के बारे में जानेंगे, ACS-3 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। फिर गैनरी के द्वारा जो एक्रीडिटेशन हो रहा है इंडिया की NHRC का, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीच स्टैंडर्ड्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं। नीलगिरी तहर का सर्वे जो होने वाला है उसके बारे में, बायो हैकिंग के बारे में, शॉम्पेन ट्राइब्स के बारे में, यूनिसेफ का वेंचर फंड प्लेज। ऐसे बहुत सारी न्यूज आइटम्स हम देखेंगे। अगर आपने देखा भी होगा, इसके बीच का एनालिसिस पढ़ा भी होगा, तो भी आप लोग देख लेना, आप लोग के काम का रहेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। कुछ कम्युनिटीज दी है यहाँ पे एक साइड में, और उनके कंट्रीज दिया है। आपको बताने कि करेक्टली मैच्ड कौन से हैं। ये ऑलरेडी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुर्द के आगे लिखा है बांग्लादेश, मधेसी के आगे लिखा है नेपाल, रोहिंग्या के आगे लिखा है म्यांमार। तो इसमें कौन सा सही है? देखो, पहला तो गलत है। कुर्दिस्तान वाला, ये टर्की वाला रीजन आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। मधेसी नेपाल सही है, रोहिंग्या म्यांमार सही है। तो 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर विल बी सी, 2 एंड 3, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। इनका कहना है कि पिछले 10 सालों में कैपिटल इन्फ्यूजन जो हुआ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो स्टीडली इंक्रीज किया है गवर्नमेंट का, ठीक है ना। इस तरीके का ग्राफ बन रहा है। दूसरा वो कह रहे हैं, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स विद द पेरेंट बैंक हैज बीन अफेक्टेड, ठीक है ना। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हाँ, स्टेट बैंक में हमने देखा मर्जर किया था। अभी हमने यस बैंक का देखा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने देखी है जो मर्जर किया है। पंजाब नेशनल बैंक का देखा, ओरिएंटल का देखा। पहला स्टेटमेंट गलत है। स्टीडली तो कोई चीज बढ़ती नहीं है, एक साल ज्यादा बढ़ेगी, किसी बैंक के लिए बढ़ेगी, किसी के लिए घटेगी। तो ऐसा नहीं कि बैंकिंग सेक्टर में स्टीडली बढ़ता जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया। बहुत प्यारा सवाल था ये। आई थिंक 2016 का ही क्वेश्चन है, नहीं 16 का तो नहीं है, आई थिंक 2018-19 का है। 20 का है शायद, देख लेना एक बार कब का है। माइनर मिनरल्स के सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन था, उनके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री, ठीक है। इसके लिए पता होगा आपको, MMDR करके एक एक्ट भी है ना, माइनिंग से रिलेटेड एक्ट है, MMDR एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है सैंड एक माइनर मिनरल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू ग्रांट द माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ठीक है ना। तो इसके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताने थे। अब देखो, पहला स्टेटमेंट सही है, सैंड माइनर मिनरल है। तीसरा भी सही है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं टू प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, जाहिर सी बात है। अगर थर्ड सही है तो सेकंड तो गलत होना ही है ना, क्योंकि ये कह रहा है कि पावर टू फ्रेम रूल्स ये सेंट्रल के पास लाई करते हैं, और तीसरा कह रहा है पावर टू फ्रेम रूल्स ये स्टेट के पास लाई करते हैं। अगर एक लाई करता है सेंटर के पास तो दूसरा भी लाई करता है, अगर एक लाई नहीं करता तो दूसरा भी लाई नहीं करता। अब कॉमन सेंस अगर आप लगाते हैं इसमें, तो स्टेट के पास ही तो पावर होना चाहिए लीगल माइनिंग रोकने के लिए। वो सेंटर के पास रह के करेगा क्या, है ना, क्योंकि एक्चुअल मॉनिटरिंग तो स्टेट लेवल पे होनी है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ए विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर करिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। वाटर लॉस को रोकने के लिए कौन सा इनमें से मॉडिफिकेशंस लीफ में होते हैं? पहला कह रहा है कि हार्ड एंड वैक्सी लीफ हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि टाइनी लीव्स हो जाती हैं। तीसरा कह रहा है थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स हो जाता है। तो इसमें 2 ओनली, 3 ओनली, 1 2 3 आपको बताना है कौन कौन से लीफ मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग आंसर कर पाएंगे। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो पहली न्यूज जो हम देखेंगे वो है क्रिटिकल मिनरल समिट के रिगार्डिंग। तो अभी क्या है बेसिकली, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑर्गेनाइज किया था एक पिवटल समिट जो कि न्यू दिल्ली में किया गया।
और इसका मेन एम था कि जो क्रिटिकल मिनरल ये आपका बेनिफिशिएशन एंड प्रोसेसिंग है, उससे रिलेटेड हम सारे जो नॉलेज शेयरिंग है, कोलैबोरेशन से उनको कर सके, ठीक है ना। तो अब क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है, पहले तो हम वो देख लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी रहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। डिक्लेरेशन क्रिटिकल मिनरल्स का क्या कौन करता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, जुलाई 2023 में लगभग 30 आइडेंटिफाई किए थे क्रिटिकल मिनरल्स। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने उसकी लिस्ट निकाली थी, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मिनिस्ट्रीज के माध्यम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये लिस्ट निकाली थी जिसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली गई थी। ये देखो, अब क्वेश्चन जो इस बार यूपीएससी आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रिटिकल मिनरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिकल मिनरल्स एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस या फिर एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आंसर रहेगा एंटीमनी। ए से है, ए से केवल एक है एंटीमनी। बी से है 2 बेरिलियम एंड बिस्मथ। सी से है 2 कोबाल्ट एंड कॉपर। देन जी से है 2 गैलियम एंड जर्मेनियम एंड ग्रेफाइट 3 है। एच से एक है हैफनियम। आई से एक है इंडियम। एल से एक है लिथियम। एम से एक है मोलिब्डेनम। एन से 2 है नायोबियम निकल। देन पीजीई फॉस्फोरस पोटैश, ये 3 पी से हो गए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स रीनियम आर से 2 हो गए। सिलिकॉन स्ट्रॉन्शियम एस से 2 हो गए। टैंटेलम टेल्यूरियम टिन टाइटेनियम टंगस्टन 5 हो गए। टी से सबसे ज्यादा टी से है टैंटेलम टेल्यूरियम टिन टाइटेनियम टंगस्टन। वी से एक है वेनेडियम। जेड से एक है जिरकोनियम। एस से एक और आ गया, देखो तो सेलिनियम, याद रखना 3 हो गए। एंड सी से एक और आ गया कैडमियम, तो कैडमियम ऊपर कर देना, सेलेनियम इधर रख देना। तो सी से भी आपके 3 हो जाएंगे और आपके एस से भी 3 हो जाएंगे, सिलिकॉन स्ट्रॉन्शियम और सेलेनियम, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गए होंगे 30 के 30, ठीक है। यूएस ने 50 क्रिटिकल मिनरल्स रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, हमने 30 किए हैं, जापान ने 31 किए हैं, ठीक है। सबके अलग अलग कंट्रीज की लिस्ट है। अब अभी एक और न्यूज आई थी रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल्स की, चूंकि बात चल रही है, तो इंडिया बिकेम द 14th मेंबर ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जून 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये एमएसपी, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला नहीं है, ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसके हम मेंबर बने थे जून 2023 में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये बेसिकली मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है, ये बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ताकि चाइना के ऊपर और ताइवान के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना रहे हमारी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। इसलिए उसको सप्लाई चेन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसमें इंडिया को डाला गया है। इसके दूसरे मेंबर्स अगर हम बताएं तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कनाडा, इसके अलावा फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, जापान, नॉर्वे, कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कमीशन, ये सब इसके अलग अलग मेंबर्स है, ठीक है ना। याद रखिएगा, दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। और कॉपर एंड गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो एमएसपी के मिनरल्स लिस्ट है उसमें मेंशन नहीं है, याद रखिएगा। कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ मिनरल्स अंडर एमएसपी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट के एमएमडीआर एक्ट है, नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 में लाई गई थी। इसके अलावा हमारे यहाँ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल नाम का एक जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर किसका किसका है, तो ये नाल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमईसीएल है। और काबिल बेसिकली क्या करता है, सिक्योर करता है कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आईआरईएल करके है, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड है, एक पीएसयू है विच प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, याद रखना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो 2023 के आंकड़े भी हैं कि हमने कितना क्रिटिकल मिनरल किया। तो अभी जैसे अर्जेंटीना से हम लिथियम लेने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जो नई भी हो रही हैं वो भी आप याद रखें। तो नीचे लिखा है चाइना के ऊपर हम हैविली डिपेंडेंट है लिथियम कोबाल्ट निकल ग्रेफाइट के लिए। ऑस्ट्रेलिया एक्टिवली इंगेज्ड है, ऑस्ट्रेलिया विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी एक्टिवली इंगेज्ड है, लिथियम कोबाल्ट हमको वहां से मिलता है। देन अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली के साथ भी हम हैं फॉर द लिथियम एंड कोबाल्ट ओनली, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। कांगो के साथ भी हम कोबाल्ट ले रहे हैं, कांगो तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो कांगो के साथ कोबाल्ट लेने के लिए सोच रहे हैं। अगली न्यूज पे आते हैं। अगला न्यूज है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग।
अब इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसका नाम है आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम, याद रखिएगा आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस साल इसराइल न्यूज में भी है काफी ज्यादा। अच्छा, एक और आपको पता है थार्ड, पता होगा थार्ड, है ना, ट्रॉपिकल हाई एल्टीट्यूड एरिया एयर डिफेंस सिस्टम। ये थार्ड सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया में लगाया था, किसने, यूएसए ने लगाया था। तो ये पूछ चुका है वैसे एक बार, थार्ड के बारे में दोबारा पूछ सकता है। तो थर्ड याद रखना, साउथ कोरिया में यूएसए ने लगाया था। और ये एयर डोम जो आयरन डोम है, ये एंटी मिसाइल सिस्टम है आपका। और इसने भी रिसेंटली रॉकेट्स इंटरसेप्ट किए थे लेबनान से, जो इसराइल के ऊपर गिर रहे थे, तो उस कारण से ये न्यूज में था। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इसराइल के डिफेंस सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स दिए गए हैं जो न्यूज में भी आए थे, इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है एरो सिस्टम, एरो 3, और एरो सिस्टम जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और एरो 3 में कैपेबिलिटी है कि किसी भी मिसाइल को आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर वो मतलब इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। देन डेविड स्लिंग करके है, इसको स्टनर भी कहते हैं, मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग या स्टनर बोलते हैं। देन आयरन डोम मैंने आपको बता ही दिया, इंडिजिनस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। पैट्रियट पैक C2 और पैट्रियट 3 ये यूएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया डिफेंस सिस्टम है। देन F-16 आपको पता है, F-35 है, जेट है, फाइटर जेट्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स के रूप में काम करते हैं। आयरन बीम है जो कि फुल्ली ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन इनकमिंग थ्रेट्स को ये भी लेजर टेक्नोलॉजी से इंटरसेप्ट करता है, आयरन बीम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है पहाड़िया ट्राइब्स के बारे में। तो झारखंड की पहाड़िया ट्राइब बेसिकली दे एम्स टू अचीव सीड इंडिपेंडेंस बाय डिपॉजिटिंग नेटिव वेराइटीज इन कम्युनिटी लेड बैंक्स। तो यहाँ पे इन्होंने सीड इंडिपेंडेंस अचीव करना चाहते हैं, यानी बीज बीज के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हैं, इसलिए पहाड़िया ट्राइब झारखंड की ट्राइब है। एंड इसका नाम जो आता है वो पहाड़ यानी हिल से लिया गया है। और पहाड़िया ट्राइब्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ राजमहल हिल्स, जो आपका संथाल परगना में आता है, राजमहल हिल्स, है ना। तो वहां पे ये छोटा नागपुर और ये सब प्लेटू के आसपास वाले रीजन ही है ना। आपने देखा होगा छोटा नागपुर और राजमहल हिल के बीच में, आप जैसे आपने देखा होगा, दैट इज वेरी फेमस रीजन, तो वहां पे है। और इसका पहाड़िया ट्राइब का जिक्र जो है वो मेगास्थनीज के बुक में भी आता है और ह्यून सैंग के ट्रेवलॉग में भी आता है। एंड दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। तो ये कुछ चीजें आप याद रख सकते हैं पहाड़िया ट्राइब्स के रिगार्डिंग। अगला टॉपिक है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, सीएमएफ फोर्सेस के बारे में देख लेते हैं। तो इंडियन नेवी की एलीट जो मार्कोस कमांडोज डिप्लॉयड है ऑन द आइनस तलवार, दे सीज्ड द नारकोटिक्स फ्रॉम अ ढो एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन नेम्ड क्रिम्सन बैराक्यूडा। तो क्रिम्सन बैराक्यूडा नाम का एक ऑपरेशन चल रहा है, चलो एक बार देख ही लेते हैं ना, इंटरनेट तो है ही अपने पास, है ना। सिंस वी हैव दिस फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, व्हाई नॉट क्रिम्सन बैराक्यूडा ऑपरेशन, ठीक है, लेट्स सी दैट। तो इंडियन नेवी विद द हेल्प ऑफ मल्टीलेटरल टास्क फोर्स हैज सीज्ड 940 kilograms ऑफ contraband narcotics in western Arabian Sea. Operation Crimson Barracuda was the first time the Navy conducted a drug interception as a part of combined maritime forces. ठीक है, तो combined maritime forces के अंतर्गत ही एक ऑपरेशन क्रिम्सन बैराक्यूडा किया गया है, जिसमें उन्होंने नारकोटिक्स पकड़ा है। इतना आई थिंक काफी रहेगा आपको जानने के लिए। सीएमएफ है क्या, तो सीएमएफ एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है, जो कि बेसिकली रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सी में, मैरीटाइम यानी सी में बनाना चाहते हैं। सीएमएफ की अगर हम बात करें तो इनका एस्टेब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। हेडक्वार्टर इनका बहरेन में है। 43 मेंबर एंड पार्टनर नेशंस हैं और इंडिया इनका एक मेंबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं रिगार्डिंग द सीएमएफ। हेडक्वार्टर बहरेन में है, पार्टनरशिप में 43 मेंबर्स हैं, पार्टनर नेशंस हैं, और इंडिया इसका एक मेंबर भी है। एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेवल पार्टनरशिप। तो नेवल पार्टनरशिप में इससे बड़ी कोई पार्टनरशिप नहीं है, ये आप याद रख सकते हैं। ये देखो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस का इसमें मेरे पास वो भी है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टास्क फोर्स इनके अंदर है। तो जैसे कंबाइंड मैरीटाइम टास्क फोर्स 150, 151, 152, 153 एंड 154, ये 5 अलग अलग तरीके की हैं। कंबाइंड टास्क फोर्स 150 जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस आउटसाइड अरेबियन गल्फ देखती है। 151 काउंटर पायरेसी देखती है। 152 मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस इनसाइड द अरेबियन गल्फ देखती है। और 153 रेड सी मैरीटाइम सिक्योरिटी देखती है। एंड 154 मैरीटाइम
सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। ऑपरेशन बैराक्यूडा मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टाइम इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है ड्रग इंटरडिक्शन एज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। लोकेशन वेस्टर्न अरेबियन सी, जैसा कि मैंने आपको न्यूज में भी दिखाया था, वेस्टर्न अरेबियन सी में। ऑपरेशन में आइनस तलवार है जो कि कंडक्ट कर रहा है इस तरीके से, और 940 किलोग्राम कॉन्ट्राबैंड हमने नारकोटिक्स पकड़ा है, जिसमें मेथाफेटामाइंस भी है, हैश है, हेरोइन है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, अब एक टॉपिक न्यूज में था, ब्रह्मोस के कारण क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल दे आर पावर्ड थ्रू आउट द फ्लाइट, दे आर मैन्यूरेबल। तो मैन्यूरेबल रहते हैं, मतलब उनको मैन्यूवर किया जा सकता है। देन पावर्ड थ्रू आउट द फ्लाइट, उनको पावरिंग जो है वो थ्रू आउट द फ्लाइट दी जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल में पावर्ड ओनली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्लाइट, नॉट मैन्यूरेबल। तो मैन्यूरेबल नहीं होते बैलिस्टिक मिसाइल, प्लस दे आर पावर्ड ओनली इन द फर्स्ट फेज ऑफ द फ्लाइट। रेंज की अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर टिपिकली रहती है, 4000 तक जा सकती है, और बैलिस्टिक मिसाइल की 1000 से 10,000 तक जा सकती हैं। इनको रेंज के हिसाब से ही बैलिस्टिक मिसाइल करते हैं। ट्रेजेक्ट्री की बात करें तो अगर हम आपके क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये लो एल्टीट्यूड होती है क्रूज मिसाइल, एंड इनका हार्ड टू डिटेक्ट ट्रेजेक्ट्री रहता है। और वहीं पे बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उनका हाई एल्टीट्यूड रहता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री रहता है। पैराबोलिक है ना, इनका लेवल ट्रेजेक्ट्री रहता है और उनका पैराबोलिक रहता है। लेवल ट्रेजेक्ट्री किसका रहता है, क्रूज का, और पैराबोलिक किसका रहता है, बैलिस्टिक का। प्रिसीशन की बात करें तो क्रूज का बहुत हाई प्रिसीशन रहता है, लेकिन बैलिस्टिक का इतना हाई प्रिसीशन नहीं रहता, लो प्रिसीशन रहता है, ठीक है ना। स्पीड की बात करें तो सब सोनिक लेस देन माक 1, ट्रांसोनिक इक्वल्स टू माक 1। 1 से 5 तक है अगर तो आपका सुपरसोनिक है, और अगर 5 से ज्यादा है तो हाइपरसोनिक है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और बैलिस्टिक मिसाइल तो बहुत फास्ट भी हो सकती है, 20 मैक से ज्यादा स्पीड पहुंच जाती है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको क्रूज मिसाइल वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल याद रखनी है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है माउंट एरेबस की बात कर लेते हैं। तो माउंट एरेबस जो है रिसेंटली इट इज रेनिंग गोल्ड डस्ट ऑन अर्थ 80 ग्राम्स अ डे वर्थ $6,000। एरेबस की बात करें तो ये ये माउंट एरेबस जो है इट इज ऑन द रॉस आइलैंड इन अंटार्कटिका, एंड इट इज द सदर्न मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन अर्थ एज वेल। माउंट एरेबस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कवर किया गया था ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन जेम्स रॉस ने 1841 में, and it was named he named it after the ship HMS Erebus। शिप था उस समय उनके पास HMS Erebus, उसके नाम पे किया गया इसको। और यह स्ट्रेटोवेव वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो मतलब जिसमें स्ट्रेट मतलब अलग अलग लेयर्स बनती रहती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो वो स्ट्रेटो वोल्केनो कहलाता है ना। और इट इज इसमें यहाँ पे एक बॉइलिंग लावा लेक भी है विच इज लोकेटेड इन द समिट क्रेटर, एंड ये एक्टिव है सिंस 1972। याद रखिएगा, इट इज हैविंग अ बॉइलिंग लावा लेक एज वेल। तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप याद रख सकते हैं, इन सारी चीजों को, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड इसको गोल्डन वॉल्केनो भी अब कहा जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे कुछ वॉल्केनोज न्यूज में थे, जैसे माउंट रुआंग। अभी हम एक और न्यूज देखेंगे इंडोनेशिया की, तो उसमें है माउंट विल्लारिका है चिली में, माउंट लिटली रुतर है आइसलैंड का, देन माउंट क्लूचेवस्कोय है रशिया का, ग्रेट सिटकिन वॉल्केनो है अलास्का का, और हुंगा वॉल्केनो है टोंगा का। तो ये कुछ चीजें थी जो कि इंपॉर्टेंट है। देन रूमी दरवाजा एंड जनरल वाली कोठी, दो चीजें न्यूज में थी। तो अभी एक हेरिटेज एग्जीबिशन हुआ ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को होता है। उसमें ये दो चीजें मतलब शोकेस की गई थी। एक तो रूमी दरवाजा था जिसको टर्किश गेट भी कहा जाता है, ड्यू टू रिजेम्बलेंस विद बाबा हुमायूं गेटवे, जो कि टर्की में है। बाबा हुमायूं गेटवे टर्की में है, तुर्किश गेट इसलिए रूमी दरवाजा को कहते हैं। रूमी दरवाजा लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में लोकेटेड है, बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच में। 1784 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था रूमी दरवाजे का, नवाब असफुद्दौला के द्वारा, ठीक है ना। एंड इट वाज इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस समय इसको स्टार्ट किया गया था, है ना।
याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, ऐसी चीजें तो याद रखिएगा। एंड इसके अलावा जनरल वाली कोठी जो है वो भी लखनऊ में लोकेटेड है। लखनऊ खुद गोमती रिवर के बैंक में है, ये आपको पता ही होगा। गोमती रिवर एक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ये भी आपको पता होगा। एंड जनरल वाली कोठी बनाई गई थी नवाब सादत अली खान के टाइम पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इट वाज द फर्स्ट रेसिडेंट ऑफ दिस कोठी जो थे वो शाह शुद्ध दौला थे। एंड ये आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और स्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर तो नहीं पूछेगा आपसे। एक और टॉपिक न्यूज में था कि सिंकिंग चाइना, चाइना सिंक करता जा रहा है, चाइना इज सिंकिंग अंडर देयर वेट एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम मॉडरेट टू सीवियर सब्सिडेंस। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री में बहुत ज्यादा सीवियर या मॉडरेट टू सीवियर सब्सिडेंस हो रहा है, तो सब्सिडेंस ऐसे जोशीमठ इंडिया में भी है ना, उत्तराखंड में जोशीमठ वाला पार्ट है, वहां पे भी सिंकिंग हो रही थी, सब्सिडेंस हो रहा था। लेकिन पूरी कंट्री का अगर पूछ ले तो चाइना, चाइना इज सिंकिंग अंडर इट्स वेट। और ये अभी रिपोर्ट भी आई है जिसमें ये बताया गया है कि मेजरली 50% ऑफ द मेजर सिटीज आर सिंकिंग अंडर देयर वेट इन द चाइना रीजन। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये डाटा, याद रख सकते हैं। अगला टॉपिक है GRFC यानी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो अभी 2024 एडिशन रिलीज किया गया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के ऊपर। ये एक रिपोर्ट है जो कि एनुअली निकाली जाती है बाय द फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क इस रिपोर्ट को निकालता है। ये फूड सिक्योरिटी नेट जो ये रिपोर्ट है इसको लॉन्च कौन करता है, तो ये लॉन्च किया जाता है, लॉन्च किया गया है, ये इनिशिएटिव है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस का, GNAFC, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, जो कि एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसमें यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यूरोपियन यूनियन भी है, यूनाइटेड स्टेट्स के एजेंसीज भी हैं, NGOs भी काम कर रहे हैं ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस में। और यही रिपोर्ट निकालते हैं रिगार्डिंग दिस फूड सिक्योरिटी, द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है ना, तो याद रखेगा। अब 2024 की रिपोर्ट में एनालाइज की गई है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को 59 कंट्रीज में, जिसमें उन्होंने बताया कि उसमें से लगभग 282 मिलियन पीपल जो है दे वर फेसिंग हाई लेवल्स ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है ना। और हालांकि 2022 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नंबर्स है। चाइल्ड केयर लीव के ऊपर एक टॉपिक आया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि 2 साल की जो चाइल्ड केयर लीव है जो किसी भी महिला को मिलती है, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द 180 डेज ऑफ मैटरनिटी लीव। मतलब 6 महीने की मैटरनिटी लीव, उसके बाद 2 साल की चाइल्ड केयर लीव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर अ वुमेन एम्प्लॉय। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एक्चुअली हुआ क्या था कि रिसेंटली एक स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में, एक महिला को चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा रही थी, ये कह करके कि चूंकि हमारे स्टेट के प्रोविजंस में नहीं है तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। बट सेक्शन 43C जो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया वो सबके लिए वैलिड है। एंड वुमेन अगर वर्कफोर्स में है तो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स इज नॉट अ प्रिविलेज बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। एंड इस तरह से हिमाचल प्रदेश को उन्होंने डिक्टेट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वुमेन विद नॉर्मल चाइल्ड कैन अवेल, ये 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलती है, 730 दिनों की मिलती है टिल देयर, मतलब यहाँ पे ताकि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। अगर डिसेबल्ड है तो 22 साल तक ले सकती हैं, और अगर डिसेबल्ड नहीं है तो 18 साल तक, नॉर्मल चाइल्ड में 18 साल तक उनको ये 2 साल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक साथ भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। मिशन ईशान, वन नेशन वन एयर स्पेस। तो अभी इंडिया जो है उसने स्टार्ट किया है प्रोसेस ऑफ यूनिफाइंग द 4 एयर स्पेस रीजन्स इनटू वन, है ना। 4 एयर स्पेसेस को एक करने की कोशिश की जा रही है। और ये बेसिकली इंडियन एयर स्पेस जो है ये 4 फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स में डिवाइडेड है इंडिया का। एक है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, चौथा है चेन्नई, ठीक है ना। फिर सब जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स हैं गुवाहाटी में है ना। तो इस तरीके से ईशान जो बेसिकली वो इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो कि नागपुर में स्टैब्लिश किया गया है, ईशान नाम का इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। और इंडिया यही प्रोसेस कर रहा है कि ये जो 4 हमारे ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है, इनको मतलब इंटीग्रेट किया जाए और एक इसका मतलब वन नेशन वन एयर स्पेस बनाई जाए, ठीक है ना। अब पता नहीं कैसे इसको वो देंगे, बट अगर मिशन ईशान के बारे में आपसे पूछता तो बता देना।
अमोर्गस मोरेश्वर के बारे में देखते हैं। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर अपर्णा सुरेश चंद्र कलावते हैं, तो उन्होंने एक नई स्पीशीज बीटल्स की ढूंढी है जिसका नाम है अमोर्गस, यानी कि एफ्रोमोर्गस मोरेश्वर। ठीक है ना। द स्पीशीज इज नेम्ड आफ्टर द मोरेश्वर टेम्पल विच इज एन अष्टविनायक पिलग्रिमेज साइट जो कि पुणे में है, मोरेश्वर टेम्पल। एंड द न्यू बीटल इज बेसिकली द सब जीनस एफ्रोमोर्गस। तो एफ्रोमॉर्गस उसका जीनस है, इसीलिए उसको ओमॉर्गस कहा जाता है ना, याद रखिएगा। एंड द बीटल इज इंपॉर्टेंट फॉर फोरेंसिक साइंस एज इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन। तो बीटल्स का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, फोरेंसिक साइंस में फॉर डिटेक्टिंग द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन। ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रख सकते हैं। ये है वो स्पीशीज जो आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस एंड वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के बारे में। तो इंडिया जो है बेसिकली अपने इनोवेशन टेक्नोलॉजीज दिखा रहा है 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस में, जो कि हो रहा है रॉटरडैम नीदरलैंड्स में, याद रखेगा। एंड इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट फॉर द लीडरशिप ऑन क्लीन एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन इन द वर्ल्ड। थीम जो इस बार की है 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की, वह है रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। क्या है? रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। इसको होस्ट कौन कौन कर रहा है? तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड क्लाइमेट पॉलिसी होल्ड कर रही है। ठीक है ना। एंड दिस एडिशन आल्सो सेलिब्रेट्स 100 इयर्स इन द काउंसिल्स फॉर्मेशन। तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। एंड फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस जो हुई थी एनर्जी कांग्रेस, उसके भी 100 साल हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, याद रखेगा। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल एक ग्लोबल बॉडी है जो कि 1923 में बनाई गई थी, और इसका एम है प्रमोटिंग सस्टेनेबल सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। सस्टेनेबल सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। हेडक्वार्टर इसका वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल का लंदन में है। एंड इसका जो आइडिया था वो डेनियल निकोल डनलप ने 1920s में दिया था। एंड इट इज एन यूएन एक्रीडिटेटेड ग्लोबल एनर्जी बॉडी दैट हैज कन्वीन्ड डाइवर्स इंटरेस्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना। तो 3000 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम करते हैं, और वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस में इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स है, इंडिया ने 1924 में ही ज्वाइन कर लिया था। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली यहाँ पे फंक्शन करता है, ये वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस को देखता है काम को। यूनिसेफ वेंचर फंड प्लेज। अब ये क्या है? यूनिसेफ वेंचर फंड प्लेज क्या है? तो अभी 26 स्टार्टअप्स दे रिसेंटली अनाउंस्ड एज फंड फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूनिसेफ वेंचर फंड प्लेज। तो यूनिसेफ वेंचर फंड प्लेज के 26 स्टार्टअप्स को रिसेंटली अनाउंस किया कि आप फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब वेंचर फंड जो है ये लॉन्च किया गया है बाय यूनिसेफ इन 2014। जो वेंचर फंड है वो लॉन्च किया गया था यूनिसेफ के द्वारा बाय इन 2014 एंड इन्वेस्टेड इन इट्स फर्स्ट कोहॉर्ट इन 2016। 2016 में पहली बार इन्होंने इन्वेस्ट किया। एंड इट्स अ $35 million प्लस फंड दैट इन्वेस्ट इन फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो ये वेंचर यूनिसेफ वेंचर फंड जो है ये उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे प्रॉफिटेबल फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें करते हैं। एंड इट इन्वेस्ट इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन, ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब में करते हैं। एंड द फंड बेसिकली इज यूज्ड फॉर दैट एज वेल, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये यूनिसेफ वेंचर कैपिटल वेंचर फंड प्लेज क्या है? तो एक वॉलेंटरी कमिटमेंट है बाय ग्रेजुएट्स ऑफ द वेंचर फंड सीड स्टेज इन्वेस्टमेंट पीरियड टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ देयर फाइनेंशियल सक्सेस टू द फंड। अब तो मतलब इन्होंने प्लेज ये लिए बेसिकली कि जो वेंचर फंड का फायदा मिलके जो जो प्रॉफिटेबल होते जाएंगे धीरे धीरे, तो अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा डोनेट करेंगे। ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये आप ये एक बार देख सकते हैं। ये देखो न्यूज ऐसी ही थी। 26 startups announced as founding members of UNICEF Venture Fund Pledge, and the frontier tech startups from emerging economies pledged to give forward to support just and open innovation for children। तो बच्चों के लिए ये सपोर्ट करेंगे ये अपने प्रॉफिट में से। शॉम्पेन ट्राइब्स की बात कर लेते हैं तो ग्रेट निकोबार पर्टिकुलरली द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनमें से एक शॉम्पेन भी आती है। अच्छा, जब आप पढ़ोगे ना ये अंडमान एंड निकोबार, तो इसमें बहुत सारी आपको पीवीटीजीज यानी कि ये आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ग्रेट अंडमानीज पहला,
ओंजे दूसरा, जरावा तीसरा, सेंटिनलीज चौथा है, पांचवा है आपका निकोबारीज। तो ये देखो आपने कहा ग्रेट अंडमानीज, ओंजे, जरावा, सेंटिनली एंड निकोबारीज, ये शॉम्पेन के अलावा है। शॉम्पेन आपके छठवां हो जाएगा। तो 6 कुल मिलाकर के ये पीवीटीजीज याद रखना जो कि इस रीजन में पाई जाती है। और अभी जैसे ग्रेट निकोबार का वो चल रहा है ना, रिनोवेशन चल रहा है, तो उससे काफी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। एंड ये जो शॉम्पेन वाले लोग हैं, शॉम्पेन कैटेगरी के, ये रहते हैं इन गलाथिया, एलेक्जेंड्रिया एंड डागमार वाला जो रीजन है रिवर बेसिन से, वहां पे। तो गलाथिया बे है, आपने सुना होगा नाम गलाथिया बे का। अगर नहीं सुना तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में, गलाथिया बे मैप, है ना। तो आप लोग भी देख लीजिए यहाँ पे। देखो ये दिख रहा है, नीचे दिख रहा हो गलाथिया बे नेशनल पार्क भी है। अच्छा इसमें देख लेना, नॉर्थ अंडमान ऊपर है, फिर मिडिल अंडमान है, फिर सदर्न अंडमान है, फिर सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान है, उसके बीच में डंकन पैसेज है। तो अगर आपसे पूछता है कि डंकन पैसेज कहाँ पर है, तो सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे आपसे पूछा 10 डिग्री चैनल किसके बीच में एग्जैक्टली, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। तो ऐसे यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही बोल देगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में डंकन पैसेज है, तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर बोलता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, तो वो सही हो जाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा जरूर दिमाग में रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, है ना। तो डोंट ये मत कहना कि सर वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगला टॉपिक है बायो हैकिंग। क्या होती है बायो हैकिंग? तो इंडिया में काफी ज्यादा प्रचलित होती जा रही है। बायो हैकिंग में सिंपल शब्दों में बताता हूँ, अगर आप कोई भी ऐसी एफर्ट कर रहे हैं कि आपकी बॉडी, डाइट या आपकी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपका वेलबींग बढ़ रहा है, तो वो आपका बायो हैकिंग कहलाता है। ठीक है ना, इसको ह्यूमन इनहेंसमेंट भी कहते हैं। जैसे कि मतलब आप कल से बोलो कि मैं कल से दौड़ूंगा और वेट लॉस करूंगा, तो दैट कैन बी अ बायो हैकिंग टेक्निक, है ना। एक टॉपिक था इसमें नूट्रोपिक्स का। तो बायो हैकिंग का एक पॉपुलर तरीका है, बेसिकली नूट्रोपिक्स बोलते हैं। इसमें आप ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस लेते हैं जिनको नूट्रोपिक्स से स्मार्ट ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि आप प्रिस्क्राइब ड्रग्स ले रहे हैं तो उसको प्रिस्क्रिप्शन नूट्रोपिक्स बोला जाएगा। अगर आप नॉन प्रिस्क्राइब ले रहे हैं तो उसको नॉन प्रिस्क्रिप्शन नूट्रोपिक्स। जैसे आप प्रोटीन पाउडर ले रहे होंगे, सप्लीमेंट ले रहे होंगे। कुछ लोग जैसे आजकल वियरेबल टेक्नोलॉजी, घड़ियां पहनते हैं, फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके हैं बायोस के, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। नीलगिरी तहर सर्वे की बात कर लेते तो इंडिया का पहला सिंक्रोनाइज्ड सेंसस होगा ऑफ इंडेंजर्ड नीलगिरी तहर, और ये कंडक्ट किया जाएगा अंडर द नेम ऑफ प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तमिलनाडु और केरला मिलकर के इसको करेंगे। नीलगिरी तहर का साइंटिफिक नेम है नीलगिरी ट्रागस हाइलोक्रियस। ठीक है ना। एंड इट इज अ कॉन्जीनियर ऑफ हिमालयन तहर, एंड इट इज फाउंड इन नीलगिरी तहर। तो आपका हिमालयन तहर तो ऊपर पाया जाता है आपका, लेकिन नीलगिरी तहर आपका साउथ में पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे तमिलनाडु वाला रीजन हो गया ये, इस यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो ना हैबिटेट लिखा भी है ना, साउथ वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। एंड इट इज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, बट करेंटली लार्ज पॉपुलेशंस आर फाउंड इन द नीलगिरीज एंड अनामलाइज। ठीक है। पलानी हिल्स, श्रीविल्लीपुत्तूर, मेघामलाई, अगस्थिया रेंजेस, यहाँ पे भी कुछ कुछ नंबर आपको मिलेंगे। केरला में आपका एराविकुलम नेशनल पार्क है, वहां पे बहुत सारे नीलगिरी तहर मिलेंगे, तो ये याद याद रखेगा। इसके अलावा अनामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि इट इज एस्टिमेटेड टू बी द सेकंड बिगेस्ट हैबिटेट फॉर द नीलगिरी तहर आफ्टर द एराविकुलम। एराविकुलम कहाँ था आपका? केरला में था। अनामलाई आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें नीलगिरी तहर की, तो आईयूसीएन स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है 1972 के। एंड दिस स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना, याद रखिएगा, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। इसके अलावा प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो है उसको किसने स्टार्ट किया है? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को स्टार्ट किया है आपके तमिलनाडु स्टेट ने। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2022 में शुरू किया था। ठीक है। रीच स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं, न्यूज में आया था रीच स्टैंडर्ड्स क्या है। तो रीच इज बेसिकली रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन
ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ केमिकल्स। तो याद रखिएगा ये यूरोपियन यूनियन का रेगुलेशन है और ये 18 दिसंबर 2006 से चालू है रीच। तो ये बेसिकली याद रखिएगा पहला क्या है, इसका मेन एम क्या है, टू रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन भी और यूज कम करना, ठीक है ना, और उसका जो इम्पैक्ट है ह्यूमंस हेल्थ के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर उसको कम करना है। फुल फॉर्म फिर से देख लो, रजिस्ट्रेशन, इवैल्यूएशन, ऑथराइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ केमिकल्स, ठीक है ना। अब एक और टॉपिक न्यूज में था, कैलवरी क्लास था जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इंडिया में बनाए जा रहे हैं। ये एक्चुअली में हमने वहां से जो फ्रांस से इंस्पायर होकर के बनाए हैं कैलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। तो इसमें बेसिकली आपको ये 6 नाम याद रखना है। आईएनएस कैलवरी जो कि जो का मतलब होता है टाइगर शार्क, ये 2017 में कमीशन हुई थी। आईएनएस खंडेरी, खंडेरी बेसिकली एक आइलैंड फोर्ट है जो कि छत्रपति शिवाजी का है। आईएनएस करांज जो कि एक आइलैंड है विच इज लोकेटेड साउथ ऑफ मुंबई। वेला जो है, दैट इज आईएनएस वेला इज आल्सो देयर। देन आईएनएस वागीर इज सैंडफिश, 2023 में ये कमीशन हुई। एंड आईएनएस वागशीर, ये 6 आप याद रखिएगा। वागशीर एक्चुअली में ये भी एक हथियार हुआ करता था शिवाजी का, है ना, तो वो याद रखिएगा, वागशीर। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्त्री धन के ऊपर कुछ कहा है, देख लेते हैं क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्त्री धन जो है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है वुमेन की और उसका हस्बैंड का कोई कंट्रोल नहीं होता। स्त्री धन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, तो गिफ्टेड प्रॉपर्टी टू द वुमेन बिफोर मैरिज, गिफ्टेड थिंग्स एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड गिफ्टेड थिंग्स एट द टाइम ऑफ बिडिंग फेयरवेल और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो याद रखेगा ये चीजें कवर होती है स्त्री धन में। तो स्त्री धन में डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो देखो लिखा है, गिफ्ट्स होते हैं इसमें, मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकते हैं, मैरिज के समय मिला हो या मैरिज के बाद मिला हो या चाइल्ड बर्थ के समय मिला हो या विडोहुड के दौरान मिला हो, तो ये आपको स्त्री धन में आता है, ठीक है ना। डाउरी जो होती है, डाउरी तो डाउरी होती है, वो डाउरी इलीगल है, स्त्री धन लीगल है। स्त्री धन एक वॉलंटरली दिया जाता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं होता। डाउरी जो होती है उसमें प्रेशर होता है। एंड याद रखिएगा स्त्री धन जो है वो लीगल है, एक्ट ऑफ डाउरी जो है वो इलीगल है। और ये याद रखिएगा कि स्त्री धन को हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है और डाउरी को तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 करता है। तो स्त्री धन जो है वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है वाइफ और हस्बैंड की, एंड हस्बैंड का कोई उसमें डोमिनेशन नहीं रहता, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है। कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप कंस्ट्रक्शन बंद कर दो 4 डैम्स का, जो कि कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास हो रहा है। एंड ये याद रखिएगा कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है हरियाणा में और ये 1996 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी, ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर कालेश्वर शिवा टेम्पल जो कि इसी रीजन में है। एंड यमुना रिवर एक तरफ से बहती है इसी पार्क के, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक्रीडिटेशन न्यूज में था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बेसिकली इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स प्रोसेसेस हैं उनको डिफेंड करेगा एट अ क्रिटिकल मीटिंग, जो कि किसकी होने वाली है, ग्लोबल अलायंस ऑफ ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, जो कि जनेवा में होगी। जो गैनरी हमने लिखा है ना, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस का एक मीटिंग है कहाँ पे, जिनीवा में, वहां होगा। वहां पे हम डिफेंड करेंगे कि इंडिया का ह्यूमन राइट्स अच्छा है और यहाँ का जो एनएचआरसी है बढ़िया से काम कर रहा है। डिसीजन होगा बेसिकली कि क्या एनएचआरसी को हम ए स्टेटस दिलवा पाएंगे कि नहीं दिलवा पाएंगे एक्रेडिटेशन में, तो उसके ऊपर है। एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसके एक्ट है प्रॉपर 1993 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट था, उसके अंतर्गत बनाया गया था। फंक्शंस भी आप देख सकते हैं, इट कैन इंक्वायर इनटू एनी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, वायलेशन का कोई केस देख सकता है, इंटरवीन कर सकता है। बट इसके जो पावर्स हैं याद रखें रिकमेंडेटरी नेचर के हैं, पावर से कोई परमानेंट नहीं है। चेयरपर्सन जो होना चाहिए मस्ट बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड चेयरपर्सन शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अदर मेंबर्स में आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आई थिंक चेंजेस हुए थे, वो इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं मुझे नहीं पता।
इसमें जैसे एक वुमेन मेंबर का होना जरूरी है, ये भी कह दिया है। तो इस बार एक बार कमीशन का मेंबरशिप देख लेना, आप यहाँ से मत देखना, आप एक बार सर्च करके देखना, है ना। कमेंट सेक्शन में अगर लिख सको तो और अच्छा है। याद रखिएगा, इनका रिमूवल जो होता है, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एंड इसमें एक कमेटी लगती है जिसे रिकमेंडेशन देती है। कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ये सब इसके मेंबर्स रहते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा रिमूवल की अगर हम बात करें तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, लेकिन वहां पे पहले आप सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन करते हो, ठीक है ना। टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल होता है या फिर 70 साल की एज तक रहता है। एंड दे आर इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द ऑफिस, एंड रीअपॉइंटमेंट लेकिन एलिजिबल है, ठीक है ना। दूसरा कोई फर्दर ऑफिस आप दूसरा नहीं ले सकते, लेकिन एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है। सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे अगर कोई केस 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया तो फिर उसको उस केस को नहीं खोल सकते, 1 साल से ज्यादा पुराने केस को नहीं खोल सकते, ठीक है। अब गैनरी जो है वो बेसिकली हो सकता है कि इंडिया का एक्रीडिटेशन स्टेटस डाउनग्रेड भी कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपका सिविल आपका ये सिटीजनशिप का जो नया बिल आया है, रूल्स आए हैं, इन सब चीजों के चक्कर में हो भी सकता है कि वो बोल दे कि आपके यहाँ जो डाइवर्सिटी है, मतलब वो अच्छे से, मतलब उसके साथ नहीं व्यवहार किया जा रहा है और प्रॉपर, तो ये सारी चीजें बोली जा सकती हैं। गैनरी यानी ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो ये 1993 में बना था। इसका मेन काम है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, उसको प्रोटेक्ट करना है। हेडक्वार्टर जिनीवा में है। मेंबर्स की बात करें तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं हर कंट्री के, उसके मेंबर हैं। 114 मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इंडिया का भी एनएचआरसी भी शामिल है, वो भी इसका मेंबर है। फंक्शंस आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें प्रेसिडेंट होता है, एक ब्यूरो होती है, एक सब कमेटी होती है ना। एंड इसके जो की डॉक्यूमेंट्स है तो इनमें से एक पहला है पेरिस प्रिंसिपल्स, जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एनएचआरआईज यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग पेरिस प्रिंसिपल, एंड गैनरी का स्ट्रेटजी, है ना, वो भी याद रखेगा। ACS-3 प्रोजेक्ट की बात करें तो नासा ने लॉन्च किया है एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम स्पेसक्राफ्ट, याद रखिएगा। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो सनलाइट है उसका यूज किया जाएगा फॉर डीप स्पेस प्रोब्स। तो डीप स्पेस की जो प्रोब्स हैं उसके लिए सनलाइट का यूज किया जाएगा फॉर द प्रोपल्शन, एंड ये चीज क्या कहलाती है, एडवांस्ड कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम। सोलर सेल सिस्टम बोल रहे हैं इसको, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेस क्राफ्ट है उसको 1000 किलोमीटर अबव द अर्थ रहना है, एंड ये हार्नेस करेगा सनलाइट को, विच विल बी एज अ रिन्यूएबल प्रोपल्शन सोर्स, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसको सोलर सेलिंग बोलते हैं, इसको सोलर सेलिंग प्रोपल्शन बोलते हैं। ये एक स्पेसक्राफ्ट को मतलब पावर देने का मेथड है जिसमें सनलाइट का यूज किया जाता है किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल करने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रैक्टिस का है, इसका आंसर आप करिएगा। ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 क्या है, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट सेक्शन में करना। प्रिपेयर्ड रिवर न्यूज में थी, तो अगर आप देखें प्रिपेयर्ड रिवर को तो ये यूक्रेन है, ये बेलारूस है। यहाँ पे देखो प्रिपेयर्ड रिवर 2 कंट्रीज से बह रही है। फिर ये आपका चेरनोबिल जो जहाँ पे एक न्यूक्लियर वो हुआ था ना, हादसा हुआ था 1986 में, वो भी आपकी यहीं पे है। तो ये आप याद रख सकते हैं, प्रिपेयर्ड रिवर न्यूज में थी। तो प्रिपेयर्ड रिवर इज अ सिग्निफिकेंट वाटरवे जो कि ईस्टर्न यूरोप का है, एंड यूक्रेन बेलारूस से पास होती है, और थोड़ा सा ये रशिया से भी पास होती है। एंड याद रखिएगा अप्रोक्सीमेटली 761 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये आपका यूक्रेन का जो चेरनोबिल एरिया है वहां से पास होती है, ये भी याद रखिएगा। चेरनोबिल जो डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर, वो 1986 में हुआ था। और ये आपका याद रखिएगा प्रिपेयर्ड टाउन में ही हुआ था, प्रिपेयर्ड उसको टाउन बोलते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और प्रैक्टिस का है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को।
कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स करके जो आया है, मैकोंग अंडमान सी लिखा है, थेम्स आयरिश सी लिखा है, वोल्गा कैस्पियन सी लिखा है, जाम्बेजी इंडियन ओशन लिखा है। तो क्वेश्चन है कि करेक्टली मैच कौन सा है, कि रिवर कहाँ गिरती है ना। तो आप एक बार देख लीजिए, सॉल्व करके बताइएगा। यांगली फेस्टिवल न्यूज में था, तो टीवा ट्राइबल्स जो है, टीवा ट्राइबल्स वो सेलिब्रेट करते हैं यांगली फेस्टिवल को, और ये करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम में सेलिब्रेट होता है। तो दो चीजें क्लियर होंगे, तो तीवा फेस्टिवल, तीवा ट्राइबल्स क्लियर होंगे, और दूसरा आपका यांगली फेस्टिवल का लोकेशन याद रखिएगा, असम हो गया। और तीवा ट्राइबल्स बेसिकली इनको लालंग्स भी कहा जाता है, लालुंग भी कहा जाता है। दे इनहेबिट दिस पार्ट ऑफ असम एंड मेघालय स्टेट, एंड इनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया गया असम में। हिल ड्वेलिंग कम्युनिटी है, झूम कल्टीवेशन या उसको फॉलो करते हैं, एंड तिब्बतो बर्मीज लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। यांगली फेस्टिवल की बात करें तो इट इज सेलिब्रेटेड बिफोर स्टार्टिंग द पैडी सोइंग, यानी चावल की जो उसमें मतलब पात लगाई जाती है उसके पहले इसको यांगली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसको लक्ष्मी पूजा भी कह सकते हैं आप लोग, तीवा कम्युनिटी की लक्ष्मी पूजा है, 5 साल में एक बार करते हैं, अप्रैल में। ये याद रखिएगा, तीवा ट्राइबल्स एक खेल चावा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। अब जो मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा था कि थार डेजर्ट अचानक से इतना ग्रीनर क्यों होता जा रहा है, तो थार डेजर्ट पहले तो मैं आपको बता दूं 18th सब लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है ग्लोबली, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट्स भी, ठीक है ना। एंड सतलज रिवर जो कि आपका बाउंडेड बाय रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, वहां से लेकर के ये इंडस रिवर तक पूरा काफी ज्यादा एक्सटेंड करता है। एंड 85% ऑफ थार डेजर्ट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है, थोड़ा सा पाकिस्तान में भी लोकेटेड है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, 4 स्टेट्स में है, देखो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब में। तो ये एक सवाल पूछ सकता है यूपीएससी आपसे कि कितने स्टेट्स में है, तो 4 स्टेट्स में है ना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क जो है यहीं पे है, इट इज होम टू द एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड आपका डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, ये सब यहीं पे है। थार डेजर्ट जो है वो ग्रीनर होता जा रहा है, इसके कई रीजंस हैं। एक तो जैसे वेदर कैंप आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो रेनफॉल इस रीजन में बढ़ गई है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे इम्पैक्ट हैं कि आपका जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो आपका इंडियन ओशन वार्म पूल है वो वेस्टवर्ड मूव करता जा रहा है, तो इसलिए वहां पे ज्यादा बारिश होने लगी है। जो इंडियन ओशन वार्म पूल था पहले, जो थोड़ा ईस्टर्न साइड में रहता था, वो वेस्टर्न होता जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट की कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं जो राजस्थान ने अप्लाई की हैं, तो वो भी सक्सेसफुल होती जा रही हैं। वाटर यूटिलाइजेशन वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा इरिगेशन के उन्होंने कुछ नए वो इंट्रोड्यूस करे हैं, तो वो सारे रीजंस हैं कि क्यों वहां पे ग्रीनर बढ़ती जा रही है। पुलिकट वेटलैंड न्यूज में था, तो वो भी बता दूं आपको कि लोकल कम्युनिटीज ने पुलिकट वेटलैंड्स में वहां पे सेटलमेंट के क्लेम्स किए हैं। पुलिकट वेटलैंड याद रखेगा कि ये सेकंड लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है, और इन इंडिया इट कट्स अक्रॉस द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तो 2 स्टेट्स हैं जिनको कवर करती है, एक आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, और थिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका तमिलनाडु का है। अरानी रिवर भी है यहाँ पे, एंड एक कलंगी रिवर भी है, तो 2 रिवर्स के नाम याद रखना। एंड एक स्वर्णमुखी रिवर है, तो वो भी याद रखना। श्री हरिकोटा जो कि रिनाउंड इंडियन रॉकेट लॉन्च पैड है एंड होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वो सेपरेट करता है लेक को फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल और पुलिकट लेक के बीच में समझ लो एक तरीके से श्री हरिकोटा आता है। तो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज इम्पोर्टेंट, अ बर्ड सेंचुरी, एंड काफी इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? दे आर एरियाज विच आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अराउंड इको सेंसिटिव जोन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर करती है। शॉक एब्जॉर्बर के रूप में ये करते हैं, बेसिकली ट्रांजिशन जोन का काम करती है। एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट मेंशन दिस वर्ड, याद रखिएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कहीं पे भी ये शब्द नहीं आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा गया है। ये सवाल देख लीजिए, इसका आंसर आपका कमेंट सेक्शन में करिएगा, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा।
माउंट रुआंग अब इंडोनेशिया में, देखो मैप देख लो, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, माउंट रुआंग आपको दिखेगा। एंड इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ है माउंट रुआंग विच इज स्ट्रेटो वोल्केनो, सुलावेसी प्रोविंस में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, माउंट रुआंग जो है सिचुएटेड है संगिहे आइलैंड आर्क में, सुलावेसी आइलैंड के पास। ये सब चीजें याद रखिएगा। पहली बार ये 1808 में एक बार इरप्ट हुआ था। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।